नमस्कार दोस्तों। आज मुद्दा है बांग्लादेश का। सुभाष जी से बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है क्योंकि ये भारत में नहीं है, अभी यूएसए के भ्रमण पे हैं। इसलिए हम इन्हें अमेरिकन नरेश बोल सकते हैं आज की डेट में। और ये वहां से बैठकर आज बांग्लादेश भारत के ऊपर जो कुछ ये बादल मंडरा रहे हैं खतरे के, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुभाष जी ने अभी खुलासा किया मेरे साथ, जो डिस्कस करना जरूरी था। सबसे इंपॉर्टेंट था कि वहां पे जो प्रेसिडेंट है या वहां पे बांग्लादेश में जो उनका आर्मी चीफ है, उसका रोल क्या है और उन्होंने कौन कौन सी हरकतें इनकी खालिदा जिया के बाहर निकलते ही शुरू कर दी हैं। बहुत बड़ा खुलासा है जो सुभाष जी करने वाले हैं। सुभाष जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सर, बांग्लादेश में जो आग लगी है उसके बाद वो जो लगी है हमने देख लिया, उसको डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले है कि वो खालिदा जिया के जाने के बाद कुछ हरकतें होनी शुरू होगी। वो हसीना आपको के क्या जाने के इंडिकेशन बाद, देती है? शेख हाँ, हसीना शेख के जाने हसीना के के, बाद। हाँ, ये शेख हसीना के जाने के बाद कुछ हरकतें हुई हैं। ये क्या इंडिकेशन देती है सर? जियो पॉलिटिक्स में हर चीज मैटर करती है। ये ये इंडिकेशन ये दे रही है सर कि जो मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट जो है उनके मोहम्मद शहाबुद्दीन और आर्मी चीफ जो है वकार उस जबान, उनमें थोड़ा सा उनके अंदर भी रिफ्ट है। ओके। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है, जो रिपोर्ट्स हैं, कि प्रेसिडेंट ने उस शेख हसीना के जाने के कुछ घंटे बाद खालिदा जिया को, जो कि उसकी आर्डर विरोधी थी, उसको रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए। और ये कहा गया कि अपोजिशन पार्टी से मिलके मीटिंग करके यूनानिमस डिसीजन लिया गया है। अब यूनानिमस डिसीजन अगर आपने लिया तो आपने आर्मी चीफ को क्या कॉन्फिडेंस में लिया? आर्मी चीफ का तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना। वो कहीं हम्म। जिक्र नहीं है इस चीज का। मुझे लगता है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और खालिदा जिया, although she's in jail for the term of 17 years and she's said to be seriously ill in the hospital, लेकिन अब वो उसकी कुछ क्वालिटीज तो उसकी कही जाती है कि शी इज टोटली प्रो पाकिस्तानी, यस। शी इज टोटली एंटी इंडिया एंड शी इज टोटली एंटी हिंदूज। हम्म। अब जो मेरा जो प्राइमरी कंसर्न है, जो भी कुछ हुआ है उसके अंदर मेरा प्राइमरी कंसर्न सुमित जी ये है कि 1971 में बांग्लादेश में 20% हिंदू थे। वो अब केवल 8% है। पाकिस्तान में तो 22% थे 47 में, वहाँ 2% है। यहाँ पे हम्म। 20% से 8% रह गए। और ये करीब आज वहाँ पे 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख है। हम्म। इन हिंदुओं का क्या होगा? दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हम्म। मी। और हिंदू तो चाहे कहीं भी हो, पूरे विश्व में हिंदू सनातनी, उसके लिए अल्टीमेटली संकट के समय केवल भारत ही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं है उसके लिए। ट्रू। ये मेरा मानना है ना। तो अब उनका क्या होगा, ये देखने की बात है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनको कोई प्रोटेक्शन वहां पर, अगर खालिदा जिया की पार्टी की गवर्नमेंट आती है या कोई भी गवर्नमेंट आती है जो भारत के खिलाफ है, तो उनके लिए तो वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमारे बंगाल में वहां तो घुसपैठ लगातार हो रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि एक बंदे के घर से सुरंग मिली जो कि सीधी बांग्लादेश में निकलती थी। ठीक है ना। तो वहां से रोज रेगुलरली बांग्लादेशी आ रहे थे। लेकिन आज थोड़ी सी भाषा ममता बनर्जी की बदली बदली नजर आ रही है। वो कहती है कि हमें जो केंद्र सरकार कहेगी, जो काम करेगी, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। अब ये कहानी जो है ना, ये समझ से परे है। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे नितिन अग्रवाल, उनको 2 दिन पहले हटाया गया था। और उनकी जगह, मैं नाम बोल रहा हूँ, मिस्टर चौधरी हैं, उनको हाँ। डीजी लगाया गया। शायद ये मुझे ऐसा अनुमान है कि ममता बनर्जी उनसे कुछ घबराई है कि ये बहुत सख्त आदमी है, ये मेरा बाजा बजा सकता है। अब देखिए, जो हिंदूज की मैं बात कर रहा था कि हिंदू तो माइनॉरिटी है वहां पर। अब एक हम्म। अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स सीआईआरएफ करके है,
जो माइनॉरिटीज, दुनिया भर की माइनॉरिटीज के लिए बहुत शोर मचाता है, और भारत को हमेशा टारगेट करता है कि आपके यहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं है। माइनॉरिटीज कौन? उसके लिए मुसलमान है। लेकिन बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, हम हिंदूज, उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलता। हम्म। क्यों? क्योंकि उसके लिए माइनॉरिटी केवल विश्व भर में मुसलमान ही हर जगह भी, जहाँ कहीं भी है। लेकिन हिंदू उसके लिए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी माइनॉरिटी नहीं है। ठीक है, चाहे कोई भी इस्लामिक देश हो, पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ो, कहीं पे भी इस्लामिक देश, कहीं की कभी कोई बात नहीं करता। अब दूसरी बात सुनी गई है कि जो बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस थे, जिनको 2006 में नोबेल प्राइज मिला था, वो आज के तख्ता पलट के लिए इंस्ट्रूमेंटल थे। सर ये मोहम्मद यूनुस तो वही है जो माइक्रो फाइनेंसिंग के गुरु माने जाते हैं बांग्लादेश में, बिल्कुल बिल्कुल, और वही पूरा वही फाइनेंस को, बांग्लादेश में फाइनेंस को कंट्रोल वही करता है आदमी। वही वही करता है। वो कहते हैं ही इज द इंस्ट्रूमेंटल मैन फॉर दिस तख्ता पलट। और बताता हूँ आपको मैं, और वो क्लोज है किसके? खालिद जिया की पार्टी के तारिक रहमान के। और तारिक रहमान लंदन में जाके पाकिस्तान के जमात के लीडर से सीक्रेटली मिलता है। और जमात क्या है? जमात के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिनको कौन फंडिंग करता है? सोरोस फंडिंग करता है, और यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट फॉर फंडिंग करता है। देखिए तार, देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? सो दैट मीन्स जो आप कह रहे हैं अभी, हाँ जो अमेरिका बोल रहा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, तख्ता हाँ, पलट वो करना चाहते थे बांग्लादेश में, वो नहीं कर बिल्कुल। पाए। वो डोनाल्ड आज, लू, आपको हाँ, याद होगा डोनाल्ड लू लगे हुए थे कि वहां पे तख्ता पलट किया जाए, वो फेल हो गए, तो इन्होंने इस तरह से तख्ता पलट करवा दिया। इस तरह सर बात ये है, ये इस खेल में अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान तीनों इन्वॉल्व है। अब क्या होगा? इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि पूर्व पश्चिम दोनों बॉर्डर टेंशन वाले हो जाएंगे। उत्तर वाला है हमारा चाइना बैठा हुआ है। तो ये इन लोगों ने, इनका इनका मकसद पूरा हो गया। ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश के इंडिया के साथ संबंध नॉर्मल रहे, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान ने तो कसम खा ली है, उसने तो शांति से बैठना ही नहीं। वो चाहते थे हम्म। बस बांग्लादेश भी अशांत रहे, और जिससे हम इंडिया को और इधर से भी टेंशन दे सकें। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो, ये तो मोहम्मद यूनुस तो एक बांग्लादेश में था जिसने कर दिया काम। हमारे यहाँ भी बहुत मोहम्मद यूनुस बैठे हैं जो हम्म। देश में तख्ता पलट चाहते हैं, ये मोदी को हटाना चाहते हैं। सबसे बड़ा कौन है? राहुल गांधी। और विपक्ष के बहुत नेता हैं इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं। और सोशलिस्ट जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सलीम यादव, यादव जी, और अरुंधति रॉय, जिसको अभी यूएपीए में जिसको चार्ज लगाया है, मेधा पाटकर, बहुत लोग हैं। तो यहाँ हम्म। तो मतलब केरोसिन तो बिखेर रखा है उन्होंने। चिंगारी की बात है बस लगाने की। और वो हम्म। ये जो विदेशी ताकतें हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, सब कोशिश कर रहे हैं मौके की तलाशी में, मौके की सर, तलाश। फार्मर्स का प्रोटेस्ट उन्होंने प्लान कर लिया है, 9 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 15 अगस्त को कूच करना है, दिल्ली को घेरना है हाँ उन्होंने, हाँ हाँ। वही सेम स्टाइल जैसे बांग्लादेश में किया गया अभी। सर बात यह है कि मोदी जी की जो जो एक कार्यशैली है, वो सबसे अलग है। आप देखिए, उन्होंने, ये किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, सीए का प्रोटेस्ट हुआ, उनका करो यार, जो मर्जी करो। उन्होंने कोई लठ नहीं चलाया, गोली नहीं चलाई, पुलिस की मतलब बर्बरता नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया उन्होंने। कितने दिन चले प्रोटेस्ट? वो मट्टी हो एक गई। एक साल। लेकिन बांग्लादेश में ये जो शेख हसीना थी, ये कंट्रोल नहीं कर पाई। ये हम्म। ये ये उस प्रॉब्लम की नजाकत को समझी ही नहीं। इसने खुली छूट दे दी, जिसको रगड़ दो उनको। ये फर्क होता है लीडरशिप में। अब अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको दोबारा से किसानों को आगे बढ़ा के, सर किसान वो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, किसान है ही नहीं वो। यस। वो तो लठ बजाने वाले, मतलब एक तरह से कहते हैं गुंडे लोग होते हैं, वो लोग हैं वो।
खालिस्तानी सर। जो भी, मैं नहीं कहता खालिस्तानी, वो जो यहाँ के जो वो भी राहुल गांधी के स्पॉन्सर्ड है ना भाई। कोई बात है, पार्लियामेंट में बुला के उनसे मीटिंग कर रहा है, पार्लियामेंट में बुला के। एजिटेटर्स के पास तुम जाओ, वहां पे बात करो, उनकी एजिटेशन की जगह पे जाओ, तुम उनको पार्लियामेंट में बुला रहे हो। यू आर पुटिंग द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एट रिस्क। चलिए आगे बताते हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत कुछ दिया वैसे, वो बात अच्छी अलग है कि हिंदुस्तान का 10 साल में तो मोदी जी के आने के बाद बहुत कोऑपरेशन रहा उनको, मनमोहन सिंह के टाइम में भी रहा। 15 साल, 2009 से वो पावर में थी, 15 साल से। अब देखिए कि 2009 में कुल 5% उनकी जीडीपी थी, उसके बाद 7.9% 2019 में थी, और कोविड में 3.4% गिर गई। लेकिन बावजूद उसके वो 2021 में कवर अप कर गई 6.9%, और 2022 में 7.15%। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी सर। और बताता हूँ, हम्म। वर्ल्ड बैंक सर ने मुझे कहा, याद है, वर्ल्ड बैंक ने कहा। सर हम्म, कि उस वक्त जब उनकी जीडीपी हमारे से आगे चल रही थी, तो हाँ यहाँ पर शोर बच रहा था कि हाँ देखिए बांग्लादेश भी हमारे से हाँ, आगे निकल गया है। हमारे यहाँ तो बोलने वाले एकदम एक्सपर्ट है ना, तभी तो क्या बहुत मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं यहाँ पर। और बताऊं आपको, हम्म। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट दी थी कि 2010 में बांग्लादेश में जो गरीबी थी वो 11.8% थी, जो 2022 में घट के 5% हो गई। इट इज ए बिग अचीवमेंट फॉर शेख हसीना। यस। भाई काम करने वाले के लिए मतलब तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। वो अब बात है, अल्टीमेटली लीडरशिप उसकी फेल हो गई। 10 साल में दी हुई जो भारत की मदद है, वो मेरे को तो आई एम वेरी डाउटफुल कि वो उसका कोई जो यूज तो खैर होगा, लेकिन उसकी केयर नहीं होगी ज़्यादा। ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो सब मिट्टी कर देंगे, वो तो दे विल बी एट फाइटिंग टर्म्स विद इंडिया। उनको यस। कोई सपोर्ट से मतलब नहीं है। और बताता हूँ आपको, 3 मेजर प्रोजेक्ट भारत के मदद से बने हुए 15 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख हसीना ने जॉइंटली इनॉग्रेट किए थे। 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से? अखाउरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, हम्म। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरी थी यूनिट 2 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये 3 प्रोजेक्ट मोदी जी ने 15 जुलाई को अभी इनॉग्रेट किए थे। इससे ज्यादा किसी को, किसी देश को आप क्या मदद दे सकते हो? फिर वर्तमान अभी जो दंगे हुए ना, उसमें पता नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, बांग्लादेश को $10 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। $10 बिलियन वो भी आर्थिक। बांग्लादेश जैसी कंट्री के लिए। सर 10 बिलियन बांग्लादेश तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है किसी भी देश के बहुत लिए। बहुत बड़ी रकम होती है। आप ये समझ लीजिए कि $10 बिलियन लॉस से कंट्री 5-10 साल पीछे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जो कहते हैं जी स्टूडेंट पावर है, ये $10 बिलियन सरकार की इधर उधर की सारी संपत्तियां फूंक दी, तोड़ दी। ये बनाने में उनका एक पैसे का योगदान नहीं। ये हर हम्म। जगह ये होता है, उनका एक पैसे का योगदान नहीं इसको बनाने में। और मिट्टी करने में सबसे आगे, मिट्टी करने में सबसे आगे। तो अल्टीमेटली कहना मेरा ये है सर कि एक तो मतलब मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कि एक इस्लामिक मुल्क और तबाह हो गया, अल्लाह ने परवाह नहीं की इनकी। अरे यार, शेख हसीना तो मुस्लिम थी, उसकी तो केयर हम्म। कर लेते। अब तुमने अपने मुसलमान लीडर को ही मारना भगाना चालू कर दिया। कोई सर मोदी वो तो थोड़ी है। हिस्ट्री है इनकी। तो सर वो तो मोदी, इनकी हिस्ट्री है। तो राजे को घेरने का तो इनकी हिस्ट्री है सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो कोई मोदी थोड़ी था जो उसको भगा दिया तुमने। सही बात है। तुम्हारे अपनी सर तरफ। और लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनके साथ, आज कोई भी देश हो, चैन से कोई नहीं बैठा। हम्म। चैन से कोई नहीं, अपना मुल्क चाहिए बस अलग।
अभी भी तो आप देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। उस वो कौन है, रशीदी, साजिद रशीदी, वो कह रहा है जी वक्फ बोर्ड को मत छेड़ना वरना हम सड़कों पे आ जाएंगे और देश का बंटवारा भी हो सकता है। सीधे बंटवारे की बात करते हैं, हाँ हैं? जो मर्जी बात हो, बंटवारा हो जाएगा। तुम्हारे बाप का राज है यार, बंटवारा कैसे हो जाएगा? घर का राज है क्या? एक तुमने हम्म। बंटवारा ले लिया तो वहां जाते भाई, यहाँ पे क्यों है? सही बात है। भाई अपने लिए ले गए थे ना तुम। नहीं, जब आपने बोल दिया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, नहीं रह आपने सकते, अलग कंट्री ले लिया, फिर तो दफा बेटे, हो यहां से। नहीं फिर रहने का मतलब नहीं था, फिर रहे क्यों? हम्म। सबसे बड़ी सवाल है फिर रहे क्यों? और आज अब दोबारा तो डिवीजन नहीं हो सकता, दोबारा तो सही बात है। डिवीजन। और इनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, वैसे आपको मैं बताऊं, बोलना नहीं चाहिए हमको, कि वो टाइम था 1947 का, जब गांधी बाबा बैठे थे और नेहरू जी बैठे थे। तुमको रख लिया यहाँ पर, अब कोई और बैठा है, आपके डिवीजन करा ना तो एक नहीं बचेगा यहाँ पर, सही बात है। फिर एक नहीं बचेगा फिर। और सर सुमित जैन का क्या ही बोलते हैं इनके लिए। हाँ। आप भी हैं साथ में। सर एक चीज बताइए, जी। जैसे राहुल गांधी आपने देखा कि जो कुछ हमने बांग्लादेश में देखा, क्या आपको वही दस्तक भारत में नहीं दिखती, वही प्रेपरेशंस नहीं दिखती? और प्रिपरेशन राहुल क्या गांधी सर, ने कोशिश कर रहे हैं देखिए। वही। मैं आपको एक और बताता हूँ इस बारे में, भारत के बारे में आपने बात हम्म। की ना, आपको मैं अभी एक चीज बताता हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक असिस्टेंट एडिटर हैं, रोहन दुआ, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है, वो कहा है उन्होंने कि टॉप इंटेल सेलूट ने उसको बताया है, इंटेल सेलूट इंडिया में, कि एक टॉप देश की एम्बेसी के 3 लोग, बड़ी कंट्री है कोई, नाम नहीं लिया उसने, कहते एक बड़ी कंट्री के 3 लोग एम्बेसी के 4 यूट्यूबर्स के साथ हमारे रेगुलर टच में हैं, और उनसे क्या कहा जा रहा है कि 4 मामलों में खबरें बनाओ, अफवाह फैलाओ और गलत खबरें मैन्युफैक्चर करो। ये वर्ड उसने कहा, मैन्युफैक्चर करो। क्या इश्यूज हैं वो? पहला, अग्निवीर, इसमें आग लगाओ बस। दूसरा, SC ST OBC के रिजर्वेशन पे सवाल खड़े करो। मतलब ये सर SC ST को आपस में ही बढ़ाएंगे, आपको बता रहा हूं मैं। हम्म। तीसरा इशू, NTA जो पेपर लीक का ऑर्गेनाइजेशन है। और चौथा, वैसे अभी तक सामने नहीं आया है, चौथा इशू है कोल एक्सपोर्ट। इन 4 इश्यूज पे कहते हैं कि वो कंट्री, ये हमारे यूट्यूबर्स, अब यूट्यूबर भी खैर आप जानते हैं सबसे बड़ा तो, मैं नहीं कहता कि वो हुआ है लेकिन होगा, रवीश कुमार होगा, और यस। बाकी उसे जमात के लोग होंगे। तो ध्रुव राठी है, ये रवीश कुमार कोशिश, है। ये सुमित जी, ये कोशिश भारत में भी चल रही है। लेकिन अब पता नहीं साहब, हो सकता है कि मोदी जी ने कुछ उसके जो खुफिया तंत्र है उनका इस तरह काम कर रहा हो, क्योंकि तंत्र काम कर रहा है तभी तो पिछले 10 साल से पाकिस्तान कहीं बम ब्लास्ट नहीं करा पाया। यस। पूरे यस। केवल जम्मू कश्मीर में ही कहीं कहीं हो रहे हैं, लेकिन बाकी पूरे इंडिया में कहीं वो बम ब्लास्ट नहीं करा पाया वो, जो कि रोज होते थे। हम्म। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जबकि जो छोटा मोटा तो क्या, बड़े बड़े बम ब्लास्ट होते थे। तो खुफिया हम्म। तंत्र इंडिया का चल रहा ना, सुदृढ़ रूप से चल रहा ना, तभी तो है। तो हो सकता है ये भी जो अभी कोशिश हो रही है, इनको भी अंदर अंदर काटा जा रहा हो, अंदर पर अंदर। सुभाष जी, जी। एक चीज बताइए, जैसे आपने देखा कि प्रोटेस्ट वहां पर स्पॉन्सर्ड किए गए जी। बांग्लादेश के अंदर, हम्म, भारत के अंदर भी राहुल गांधी बार बार बोलता है कि सड़कों पे बच्चे स्टूडेंट्स आएंगे, किसानों को ले आया गया। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जहां पर आप गोली नहीं चला सकते, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर करने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रोटेस्ट को, पहली बात। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। राहुल गांधी बार बार पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोलता है? अगले 1 साल में ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, हम उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आएगी। सर फिर ये देखिए, कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के अंदर कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस क्या सर, कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर बात ही है। उस दिन एक उसने एक खबर दे दी कि जी मुझे रात के 2 बजे पता चला है कि जी, मेरे सूत्रों से पता चला है कि ईडी मेरे घर पर रेड करने जा रही है। बतलाइए, तो कहने को तो आदमी कुछ भी कह ले। नहीं सर,
मुझे ऐसा लगता है कि इसको जैसे बांग्लादेश में रिजीम चेंज करने के लिए जो मुहिमें शुरू करी गई थी, उन्हीं फोर्सेस की तरफ से राहुल गांधी को भी पीछे से थपथपाया गया है कि बेटा अगला प्रधानमंत्री तू बनेगा, तो आज से ये नहीं, काम कर। आज से नहीं थपथपा रहे हो, वो तो पता नहीं कब से थपथपा रहे हैं, लेकिन इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि अगर इस रिजीम को वैसे तो हटेगी नहीं, हटा भी दिया तो वो लोग इसको पीएम फिर भी नहीं बनाएंगे, इसको पीएम फिर भी नहीं बनाएंगे वो लोग, वो कभी अपने को सगे नहीं है सर, किसी और किसी के क्या सगे होंगे वो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये पीएम तो बनेगा नहीं। और दूसरा धुरत बैठा है जिसके हाँ, बड़ा प्रेम आता है जर्मनी को, यूएसए को, जो जेल में आजकल रोटियां सेक रहा है। और बेचारे का 3 रोटियां सेकने के बाद भी 8.5 किलो वेट कम हो गया सर उसका, अरे कैसी कि जेल में बैठना। ऐसी तैसी कम हो गया, कोई वेट कम नहीं हुआ उसका, कोई वेट कम मैं नहीं वही कह रहा हूँ। हुआ, जेल अथॉरिटी ने कह दिया इसको कोई 1 किलो कम हुआ बस। और हाँ, साढ़े 1 किलो आठ कम। 8.5 किलो आदमी का वजन कम हो जाए इतने टाइम में, तो वो तो लंबा हो जाए। सही अब बात है। कल देखो ना, उसका काम कांड हो गया बिल्कुल पूरा, हाई कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी खारिज कर दी, उन्होंने कह यस। दिया सीबीआई ने तेरी अरेस्ट किया, बिल्कुल ठीक किया। चलो सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके बेल मिल जाएगी। वहां तो बिके हुए जजेस बैठे ही हैं। सर अब ऐसा है, अब ये 2 केस में उसकी जो बेल हाई कोर्ट से रिजेक्ट, देखिए हाई कोर्ट की जो पिछली बेल, इसके पिछला अपील खारिज हुई थी ना इसकी ईडी के अरेस्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के पास उसका काट नहीं था कोई, यस। जो आर्गुमेंट्स वो की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिए थे ना, उसकी काट नहीं थी कोई। इसीलिए संजीव खन्ना ने कहा कि इसको 3 जजों की बेंच पर भेज दो। खैर वो मामला अलग है, लेकिन अब की बार दूसरा केस जो गया ना रिजेक्ट होके, ये इतना इजी नहीं होगा इनको कि इसको रिजेक्ट कर दें। चलिए, अब दोबारा से आते हैं बांग्लादेश के ऊपर कि जी जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, जी आपने बोला कि वहां पर आईएसआई, सोरोस, सीआईए, चाइना और उनके देश में जो जी गद्दार बैठे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज बैठी हैं, उन सब ने एक तड़का लगाया, लोगों को भड़काया और पूरे देश को टेक ओवर कर लिया, आग बिल्कुल लगा दी। बिल्कुल। और भारत में भी, यहां पर भी बहुत गद्दार बैठे हैं, ऑपोजिशन बहुत पार्टियां हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस लगी हैं। चाइना नहीं चाहता कि भारत राइज करे। यानी कि जो आपने आज दस्तक बांग्लादेश में देखी है, भारत में भी वो सारे मैटर्स ऑलरेडी तैयार हैं, सिर्फ तीली लगानी है। हाँ जी, तीली अब लगा दे तो लगा दे, पर मेरे को नहीं लगता इतनी भारत में इतनी इजी है वो। भारत में इतना इजी नहीं है साहब, आपको मैं बताऊं, भारत की जो जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने, पहली बात तो ये है, आप ये देखिए ना, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, ये चाइना तक जैसी कंट्री इंडिया से सीधा पंगा लेने की हिम्मत नहीं करती। हम्म और कभी सर, डोकला, नहीं नहीं, कभी पहली डोकला, बार मैंने चाइनीज की आंखों में डर देखा है। डर, और ये डर अच्छा है। डर डर अच्छा है। सर, वो कभी डोकलाम में घुस जाता है छोटी जगह पे, कभी वो लद्दाख में घुस जाता है, लेकिन ये नहीं सीधा अटैक कर दे इंडिया पे, हिम्मत नहीं है। क्यों? मोदी जी ने चारों तरफ वहां पे मिसाइल ठोक दिए, लगा दिए, दाग रखे हैं कि जहां तूने छिड़ा एक मिसाइल छोड़ेंगे और तेरा आधा चाइना डुबो देंगे। ये सर, फैक्ट है सर। आप सोचे, सर डर का बैटर देखिए हाँ कि मोदी जी लद्दाख भी गए, हाँ, अरुणाचल भी गए, हर जगह गए हैं, सिक्किम भी गए, बिल्कुल। लेकिन जो चाइना के टॉप लीडरशिप है उसमें एक भी आदमी हाँ, चाइना के बॉर्डर के आसपास भी मंडराया नहीं है आज तक। आज तक नहीं आया कभी वहां पर, कभी नहीं आया यस। वो। सर, इंडियन आर्मी खड़ी है। सर वो लद्दाख में भी नहीं आया कोई। क्योंकि आप ये इंडियन देखिए आर्मी है सर। हैं। वहां पे जो पंजाबी लोग खड़े होते हैं, हाँ, वो 6 फुट के, और ये उनको देखो देखकर ये पाकिस्तान है, वो भी 3 बार 4 बार मार खा के अब उसकी हिम्मत, अब वो बस प्रॉक्सी वार खेलते हैं, बस बस दैट्स ऑल, प्रॉक्सी करते हैं बस। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर, चलिए इसको वाइंड अप करते हैं कि जी जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी दस्तक भारत में दिखनी शुरू हो गई है। प्रिपरेशंस ऑपोजिशन ने सारी एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर यहां पर भी रेजिम चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश असफल रहेगी। उसका रीजन है
हम सब अगर इकट्ठे होकर मोदी जी के पीछे खड़े होंगे, हम अपने देश को बचा लेंगे। बिल्कुल हमने 2024 में हमने 2024 में पूरी कोशिश करी कि मोदी जी की गवर्नमेंट ना गिरे और हम सफल भी रहे। सफल भी नंबर कम आए हैं, लेकिन दोस्तों सुभाष जी ने मेरे साथ एक वीडियो बनाया था, बहुत लंबा वीडियो था, मेरी टीम से गलती से वो डिलीट हो गया, मैं एडमिट करता हूं। वो उसमें सुभाष जी ने एक चीज बोली थी जो मुझे बड़ी ही पसंद आई कि ये 240 जो नंबर हैं, ये ये 400 है 240 नहीं है, ये 400 हैं। बिल्कुल 400 इसे है आप 400 से कम मत समझिए। पूरी दुनिया की फोर्सेस को हराकर मोदी जी यहां तक पहुंचे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी बनाने में सफल रहे, क्योंकि जो अलायंस था ये प्री पोल अलायंस है, यस मजबूरी का अलायंस नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल ये मेजोरिटी में ही आई है गवर्नमेंट, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है। और ये 400 से कम नंबर नहीं थे। तो हमें पहले तो अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि मोदी जी की गवर्नमेंट दोबारा आई है। वो वीडियो दोबारा मोदी जी बनाएंगे दोबारा वो दोबारा वीडियो बनाएंगे। दोबारा सॉरी सॉरी सर, नहीं वो कोई बात बहुत नहीं इंपॉर्टेंट वीडियो था। सॉरी सॉरी बट की बात नहीं एनीवेज, है मुद्दा ये है हाँ सर, देखिए मेरे से गलती होती है, मैं एडमिट नहीं करता हूं नहीं, कोई बात और गलती की बात ओपनली नहीं करता हूं। है ये गलती की बात ही नहीं है जी और वो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था कि ये नंबर 400 से कम नहीं थे। और बिल्कुल अब हमें दोबारा से मोदी जी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे। अजीत डोभाल जो हमारे जेम्स बॉन्ड हैं, उन्हें मैदान में उतार दिया गया है बॉर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब हमें भी मोदी जी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जो अभी अभी एक योगी जी ने काम किया था, उस मुहिम को और तेज करना पड़ेगा। अपनी दुकानों के ऊपर अपने नाम लिखने शुरू कीजिए, भगवा झंडा दोबारा से लहराना शुरू कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारी दुकान कौन सी है और ये थूक पेशाब में खाना बनाने वालों की दुकानें कौन सी हैं, उनका बहिष्कार करना अब जरूरी है। अगर ये काम हमने यहां पर नहीं किया तो वही होगा जो आज हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, कल को आपके घर भी जलाए जाएंगे भारत में। और उसकी फंडिंग, जो पेट्रोल बम आपके घर में फेंका जाएगा, उसके जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि वो पैसा आपने ही उनकी जेब में डाला था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल काम आप करना शुरू कीजिए, ये काम आप करना शुरू कीजिए, तभी आप कंट्री को बचा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो कर भी लेंगे, लेकिन हमें उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल क्या कहते हैं सर? बिल्कुल जी खड़ा होना पड़ेगा और मैं अभी कुछ पता नहीं क्या लोगों का दिमाग है ऐसा लगता है जैसे जी मोदी के लिए मतलब कोई कहता है जी हमने मोदी को वोट दिया हमने इसलिए वोट नहीं दिया हमने इसलिए तुम्हें सत्ता में नहीं बैठा अरे यार तुमने वोट दिया बोला हर कोई यस, हर कोई मुंह उठा के कहता हमने वोट दिया इसलिए वोट दिया अरे तुमने वोट दिया भी बोला ये सब जो जिन्होंने वोट नहीं दिया ना वो इसको मचाते हैं हमने वोट दिया कोई वोट नहीं देता दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये भी नैरेटिव है सर, ये जो नैरेटिव लिब्रांडू है आज की डेट में, ये नैरेटिव है, लिब्रांडू हाँ फैला रहे हैं तो लोगों के इसलिए इसलिए माइंड को भ्रमित करने के लिए। इसलिए फैला रहे हैं कि उसकी जो इमेज है ना उसको डेंट पड़ जाएगा डाउट, हाँ यस डेंट यस पड़ने के यस। लिए तो मैं लेकिन आपको सर, एक बात और बता रहा हूँ आप जो कह रहे हैं ना कि ये भारत में भी दस्तक आ गई है या तो ये दस्तक तो क्या देंगे साहब उसने कह दिया जाति के बारे में है SC ST OBC तो वो इनिशिएटिव तो बड़ा तगड़ा लिया उसने पार्लियामेंट में हिल हिल के हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी है कोई बताए हमें ये बताए बजट के अंदर कितने SC ST हैं उसकी जो हेकड़ी थी या उसका जो जोश था वो अनुराग ठाकुर ने 1 मिनट में निकाल दिया इसकी जाति पूछी और पूछी टाई टाई नहीं फिश पूछी नहीं उसने जाति पूछी नहीं। नहीं पूछी उसने कहा जिसकी खुद की जाति का नहीं पता वो गणना कराना चाहता है ये बोला उसने अब कहाँ जाति पूछी उसने अब कहाँ सही जाति बात है सर। ये कोई जाति थोड़ी पूछी वो तो अखिलेश ने कहा तुम जाति कैसे पूछ सकते हो खैर इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे सर यस, नहीं नहीं तो, नहीं, इसके ऊपर तो करेंगे। ये तो आज ये मुद्दा सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो ये लोग हैं कि इश्यू उठाते हैं और सीधा झाग की तरह बैठ जाता है फिर सही बात है, मोदी जी झाग की तरह बैठाने में माहिर हैं। और इसीलिए इसीलिए मोदी जी से प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी प्लीज इस मुहिम का पार्ट बनिए। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, आप भी लोगों को जगाइए, तभी जगा रहा हम हूं अपने देश को बचा सकते मैं हैं तो सर और 5 साल अपने से जगा ही फ्यूचर रहा हूँ को।
मैं तो 12 साल से सर मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आपके जो एफर्ट है उसका कायल भी हूं, रिस्पेक्ट भी है, और विनम्रता से पैरों को छूकर आपसे वो कहता हूं कि जो आप काम कर रहे हैं, काश आपके जैसे लोग पूरे भारत में होते, और आपके कारण ही हमारे जैसे लोगों को हिम्मत भी मिलती है सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद, जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम।